नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड ईपीसी 1 की यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पेपर कोड ईपीसी 1 के यूनिट 3 में आपको पढ़ना है लोकल लिटरेचर। तो लोकल लिटरेचर के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जाना था आपके लोकगीत के बारे में, जीवन कथाएं के बारे में, लोकगीत के बारे में भी हमने कल के वीडियो में बात किया था। और आज हम जानेंगे लोकल स्टोरी यानी कि स्थानीय कथाएं। आपके यूनिट 3 में दिया हुआ है लोकल स्टोरी पढ़ना। तो लोकल स्टोरी, स्थानीय कथा या कहानियाँ ये क्या होती है, इसके बारे में हम विस्तार से आज की क्लास में जानेंगे। और आज के क्लास में हम आप सभी के लिए 2 कहानी भी लाए हैं जो कि बहुत ही प्रेरक कहानी है, मोरल स्टोरी है। तो इसलिए इस वीडियो का पूरा देखें ताकि आपका कंसेप्ट जो है बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो आपका जो लोकल स्टोरी है, तो स्टोरी क्या होता है, कहानी क्या होता है, कहानी किसे कहते हैं। पहले हम कहानी समझेंगे, इसके उपरांत लोकल स्टोरी यानी कि लोक कथाएँ क्या होती है, लोक कथाएँ के बारे में समझेंगे। फिर लोक कथाएँ, कहानी और लोक कथा में अंतर क्या होता है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर स्टोरी होता क्या, कहानी किसे कहते हैं। तो कहानी में आप सभी लिखेंगे कि किसी भी गद्य साहित्य का सर्वाधिक मनोरंजन भाग या सर्वाधिक मनोरंजन हिस्सा कहानी या कथा होता है। कहानी क्या होता है, किसी भी गद्य साहित्य का सर्वाधिक मनोरंजन भाग जो है कहानी या कथा होता है। आदिकाल से ही कहानियाँ अपनी सरसता तथा रोचकता के कारण मनोरंजन तथा उपदेश का साधन रही है। यदि हम आदिकाल से बात करें तो आदिकाल से ही, जैसे कि आपके पेपर कोड ईपीसी 1 में हमने पिछले वीडियो में जाना था, आपके पंचतंत्र की कहानियाँ, जातक कथाएँ, थेर की कथाएँ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कि प्राचीन काल से ही रोचकता एवं मनोरंजन के लिए जो है प्रसिद्ध रही है। भारतीय साहित्य में हितोपदेश, कथा, सरित सागर, पंचतंत्र की कहानियाँ तथा पुराण इत्यादि में जो है कथा साहित्य भरे पड़े हैं। इसमें जो है घटना का सजीव चित्रण किया जाता है और जिसमें पात्रों की संख्या भी न्यूनतम होती है। यानी इसकी हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आप लिख सकते हैं, याद करने के लिए छोटी परिभाषा है जिसको आप सभी को याद रखना है। आप सभी लिखेंगे कहानी जो है, कहानी मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उनके हृदय पर एक भावनात्मक प्रभाव डालने वाली छोटी किंतु मनोरंजक गद्य रचना है। सबसे आसान परिभाषा, सबसे सिंपल डिफिनेशन आप लिखेंगे कहानी क्या होती है, कथा क्या होती है। कथा या कहानी जो है मनुष्य के जीवन से संबंधित तथा उनके हृदय पर एक भावनात्मक प्रभाव डालने वाली छोटी किंतु मनोरंजक गद्य रचना होती है। ठीक है, जिसके मैंने कहा था हम जानेंगे कहानी और लोक कथा में अंतर। आपको लोकल स्टोरी पढ़ना है, लोकल स्टोरी नहीं पढ़ना है, कहानी नहीं पढ़ना है, लोकल कहानी पढ़ना है, लोक कथा पढ़ना है। तो फिर कहानी और लोक कथा में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लोकल स्टोरी में के अंतर्गत कहानी और लोक कथा में अंतर। आप सभी हेडिंग देंगे कहानी और लोक कथा में अंतर। कहानी जो है कहानी के तत्वों और शैलियों में बंधी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना होती है। आप लिखेंगे कहानी क्या होती है, कहानी या स्टोरी क्या होता है। कहानी होता है, कहानी जो है तत्वों और शैलियों में बंधी एक लिखित साहित्यिक गद्य रचना होती है। जबकि आपकी लोक कथा जो है जन साधारण में प्रचलित दंत कथाएं होती है। इनका स्वरूप जो है प्रायः अलिखित होता है, यानी कि लिखित नहीं होता है बल्कि एक दूसरे से सुनकर ही वो जीवित रहती है। यह जो है साहित्यिक नियमों में आबद्ध नहीं होती। इनके रचनाकार का भी अता पता नहीं होता। वस्तुतः जो है आधुनिक कहानी
विद्या का उद्गम ही लोक कथाओं से हुआ है। यानी लोक कथा क्या हुआ? लोक कथा पर ये जो है साधारण बोलचाल में प्रचलित दंत कथाएं होती हैं, यानी कि एक दूसरे सुन करके लोग, जैसे कि हमने किसी और से सुना, फिर आपको सुनाया, आपने भी किसी और को सुनाया, तो लोक कथा यही होती है, एक दूसरे सुन करके वो जीवित रहती है। इसके किसी भी रचनाकार का हमें पता नहीं होता, यानी कोई कहे कि इसके रचनाकार कौन है, इसको किसने रचित किया, तो इसके बारे में जो है किसी को पता नहीं होता है। तो अब कहते हैं जो वर्तमान में जो भी कहानियाँ हमारे समक्ष मौजूद है, जिसको हम पढ़ते हैं, इसका उद्गम कैसे हुआ है? इसका उद्गम जो है लोक कथाओं से ही हुआ है। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं आजकल जो है लोक कथाओं का भी संकलन कर उनका प्रकाशन किया जा रहा है। यानी कि वर्तमान समय में जो है जितनी भी लोक कथा प्रसिद्ध है, सबको इकट्ठा करके उसे भी वर्तमान समय में एक कहानी के रूप में उसका प्रकाशन किया जा रहा है। यदि लोक कथा के यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक कथा है, जो एक चिड़िया के उसके पीड़ा की कथा है, चिड़िया की कहानी है, जिसमें चिड़िया क्या करती है, उसका जो दाना जो है खूटा में फंस जाता है, तो उस खूटा से निकालने के लिए किनके पास मदद मांगने के लिए जाती है, कौन उसको हेल्प करते हैं, उसकी पूरी कहानी है। वो गीत कथा के रूप में है, यानी गीत गा करके पूरी कहानी को जो है उसमें बताई गई है। तो कहानी, वो गीत कथा भी आप लोग सुन सकते हैं। उसका शीर्षक इस प्रकार है कि खूंटे में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। आप सर्च करेंगे गूगल में या यूट्यूब पर कि खूंटे में मोर दाल बा चिड़िया की कथा, आपको लोक कथा प्राप्त हो जाएगी, जो एक लोकगीत के रूप में प्रसिद्ध है। तो हमने यहाँ जाना आपके लोक कथा और कहानी में अंतर के बारे में। अब आप सभी हेडिंग देंगे कहानी और लोक कथाओं का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है। तो कहानी और लोक कथाओं के महत्व में आप सभी को लिखना है कि कहानी और जो लोक कथाएं होती है वो मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन होती है। कहानी और लोक कथाओं के सुनने से बालकों का जो है सर्वांगीण विकास होता है। इससे बालकों के ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ उनकी जिज्ञासा एवं कौतूहल का भी विकास होता है तथा उनमें अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति, नैतिकता इत्यादि का भी विकास होता है। यानी कि आपने यहाँ देखा है कहानी सुनने से, लोक कथा सुनने से बच्चों के अंदर इतनी सारी चीज़ें डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है। इसीलिए जो है जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे तो कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उनके अंदर सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति, नैतिकता, इन सब चीज़ों का जो है विकास उनके अंदर होता है। इसके साथ ही साथ ध्यान एवं एकाग्रता के साथ कथा एवं कहानी सुनने से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है वह क्या होता है, वह ज्ञान स्थायी होता है। कहानी के माध्यम से बालकों में श्रवण दक्षता यानी सुनने की जो दक्षता होती है तथा स्मृति की प्रखरता, उनका दिमाग का जो पावर होता है उसका विकास भी सरलता और सहजता के साथ संभव हो जाता है। वह किसी दूसरे माध्यम से शायद ही विकसित हो पाए। यानी इसका अर्थ ये हुआ, यदि आप बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो कहानी क्या करते हैं, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं। जब वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो जो सुनने की जो दक्षता होती है वो उनके अंदर विकसित होगा, उनके स्मृति का विकास होगा, उनके दिमाग का विकास होगा, जो कि शायद दूसरे माध्यम से संभव नहीं है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, आपके लिए हम 2 कहानी भी लेकर आए हैं, जो कि इस चैप्टर के लास्ट में आपको सुनाएंगे। यानी जब आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो हम आप सभी के लिए 2 कहानी भी लेकर आएंगे, उस कहानी को भी सुनाएंगे जिसे आप पूरा सुनेंगे तो आप खुद अनुभव करेंगे। जब कहानी को सुनते हैं तो आप बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यान लगाकर सुनते हैं, जिससे आपकी सुनने की क्षमता का विकास होता है और आपके दिमाग में भी आपकी मेमोरी पावर भी इससे बढ़ती है। इसके बाद आपको लिखेंगे कि सुनने एवं याद करने की दृष्टि से भी कहानी और लोक कथाओं का उद्देश्य बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कहानी से क्या होता है, सुनने की शक्ति का विकास होता है, आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, कैसे कहानी और लोक कथाओं से जो है
दोनों चीज़ का विकास होता है। इसमें आप लिखेंगे बालकों में जो है श्रवण कौशल तथा स्मरण शक्ति के विकास की दृष्टि से कथा और कहानी शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हो सकते हैं। वो कौन कौन उद्देश्य हैं? आप एक एक पॉइंट ले सकते हैं। आप पहला में लिखेंगे बालक का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना तथा उनका मनोरंजन करना। कहानी का पहला उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि बालक का जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना तथा उनका मनोरंजन करना। उसके बाद सेकेंड लिखेंगे आप, दूसरे में सभी को लिखना है कि बालकों की स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है कहानी का दूसरा उद्देश्य होता है कि बालकों की स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद आप तीसरे बिंदु में लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। तीसरे में आप लिखेंगे बालकों में सामाजिकता की भावना का विकास करना। उसी तरह आप फोर्थ में लिखेंगे, चौथा में आपको लिखना है कि बालकों को यथार्थ और आदर्श जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना। आप फोर्थ में लिखेंगे बालकों को यथार्थ और आदर्श जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देना। उसी तरह आप 5 में लिखेंगे, नंबर 5 में लिखेंगे, 5वें बिंदु में आपको लिखना है बालकों में सुनने और याद करने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या होता है? बालकों में सुनने और याद करने के प्रति रुचि को उत्पन्न करना। उसी तरह आप लिखेंगे छठे बिंदु में, छठे में आपको लिखना है कि बालकों में एकाग्रता एवं ध्यान पूर्वक सुनने एवं याद करने की प्रवृत्ति को जो है जागृत करना। हमने यहाँ 6 बिंदुओं में जाना जो है कहानी का जो है उद्देश्य क्या होता है। बच्चों में यदि हम कहानी या लोक कथा सुनाते हैं तो इसका उद्देश्य हमने जाना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम कहानी सुनाने से, लोक कथा सुनाने से बच्चों के अंदर जो इतनी सारी चीज़ें विकसित हो रही है, इतनी चीज़ों का विकास हो रहा है, तो आपके लिए भी कुछ अनुपालनीय सावधानियां हैं। यानी कि जब आप कहानी सुनाते हैं तो कहानी आप किस तरह सुनाएंगे, कहानी सुनाने का प्रक्रिया आपका क्या होना चाहिए, किस तरह कहानी का हम चयन करेंगे, इसके प्रति भी कुछ सावधानियां आपको याद रहनी चाहिए। आप हेडिंग देंगे यहाँ पर कहानी सुनाते समय अनुपालनीय सावधानियां। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसका हमें पालन करना है जब हम कहानी को सुनाते हैं। आप सभी हेडिंग दे दिए होंगे, कहानी सुनाते समय अनुपालनीय सावधानियां। इसमें आप सभी लिखेंगे कि बालक में कहानी सुनाने एवं उसे याद करने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए कहानी सुनाते समय अध्यापक को निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी जब आप कहानी सुना रहे हैं बच्चों को तो कौन कौन सी बातें हैं जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उन बातों को भी आप सभी नोट आउट कर लेंगे। जब आप क्लासरूम में कहानी सुनाएंगे, बच्चों को कहानी बताएंगे, तो किस किस चीज़ों पर आप विशेष ध्यान देंगे वो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आप पहला लिखेंगे, नंबर 1 में पहला आपसे लिखेंगे कि बालकों को सुनाई जाने वाली कहानी डरावनी एवं दुखांत नहीं होनी चाहिए। पहला का क्या है? पहला बिंदु में आप लिखेंगे जो कहानी आप बच्चों को सुना रहे हैं वो कहानी कैसी होनी चाहिए? डरावनी नहीं होनी चाहिए या फिर दुखांत नहीं होनी चाहिए, दुख वाली नहीं होनी चाहिए। उनकी कहानी रोचक होनी चाहिए, मनोरंजन से परिपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है ना? चलिए गुड। आप लिखिए दूसरे में, सेकंड में आप सभी लिखेंगे। सेकंड में आपको लिखना है कि बालकों को लोक कथाएं और कहानियां इस प्रकार सुनानी चाहिए ताकि उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। प्रफुल्लित यानी कि बच्चे ज़्यादा खुश हो जाए। बच्चे कैसे खुश होते हैं? जब उन्हें आप छोटे छोटे बालकों को परियों की कहानी, पशु पक्षियों की कहानी सुनाएंगे तो उन्हें ज़्यादा मन लगता है, वो ज़्यादा खुश होते हैं। तो आपको क्या करना है? ऐसी कहानियों का चयन करना है, ऐसी किस्सों का चयन करना है, ऐसी लोक कथाओं का चयन करना है जिससे बच्चे खुश हो जाए, उनका मन प्रफुल्लित हो जाए। चलिए गुड। अब आप लिखेंगे तीसरे में,
तीसरे बिंदु में आपको लिखना है कि कथा या कहानी अध्यापक को कंठस्थ होनी चाहिए, जिससे बालक जो है सुनते समय जिज्ञासु बनकर सुने, पढ़कर कहानी न सुनाए, क्योंकि इस प्रकार कहानी में रोचकता नहीं रहती है। इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ यह हुआ कि यदि आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं या कोई कथा सुना रहे हैं तो वो कहानी आपको कंठस्थ होनी चाहिए, कि आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किताब सामने रखें और किताब से देख करके कहानी पढ़ करके बच्चों को सुना रहे हैं, ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। पहले आप कहानी सुनाने से पूर्व पहले आप कहानी को क्या करें, याद कर लें। कहानी को याद करने के उपरांत ही बच्चों को सुनाएं, तभी बच्चे जो है जिज्ञासु बनकर कहानी को सुन पाएंगे। यदि आप पढ़ करके कहानी को सुनाते हैं तो कहानी में क्या होगी, रोचकता नहीं रहेगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, कहानी को हमको याद करके ही सुनाना है। चलिए गुड। अब आप लिखिए पांचवें में, सॉरी पांचवा नहीं चौथा में, चार तक 3 लिखे थे आप, चौथे बिंदु में लिखना है, चौथा पॉइंट में आपको लिखना है कहानी या कथा जो है उसकी भाषा जो है बालकों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। यानी कि आपके क्लासरूम में जो बच्चे हैं तो आपके बच्चे जिस भाषा को समझ पा रहे हैं, जिस भाषा में वो अभ्यस्त हैं, उसी भाषा में आप कहानी उनको सुनाएंगे। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हों। उसके बाद अब आप लिखेंगे पांचवें बिंदु में, पांचवा आपको लिखना है कि कभी कभी जो है हास्य रस से परिपूर्ण कहानी सुनाकर बालकों को आनंदित भी करना चाहिए। जैसे आप क्लास में प्रतिदिन कहानी सुना रहे हैं तो कभी कभी जो है आपको ऐसी कहानी का भी चयन करना चाहिए जिसमें हास्य रस परिपूर्ण हो, यानी बच्चे जो है कहानी सुनकर आनंदित हो, उन्हें हंसी भी आए। तो ऐसी कहानियों का भी आपको क्या करना है, चयन करना है और बच्चों के बीच उन्हें सुनानी है। चलिए आप 5 बिंदु लिख लिए, आप छठे बिंदु में लिखेंगे 6 में आपको लिखना है कि अध्यापक की कहानी सुनाने की शैली आकर्षक एवं रोचक होनी चाहिए। आप यदि बच्चे को कहानी सुना रहे हैं तो आपके कहानी सुनाने की शैली कैसी होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए एवं रोचक होनी चाहिए, तभी बच्चे जो है कहानी बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। चलिए 6 हो गया, आप लिखेंगे 7 में, 7वें पॉइंट में, 7वें बिंदु में आपको लिखना है कहानी सुनाते समय बीच बीच में बालकों की अर्थ ग्रहणता की जांच भी करते रहना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। होता क्या, हम कहानी सुना रहे हैं तो हम कहानी सुनाते चले जा रहे हैं। अब आप लोग जो है सामने बैठे हुए हैं तो कहानी को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, इसकी जांच भी जो है बीच बीच में आपको करते रहना चाहिए। कई बार होता क्या है, कहानी आप सुना रहे हैं, बच्चे का ध्यान कहीं और है, वो आपकी कहानी को सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो इसकी जांच भी आप क्या करेंगे, कहानी को बीच में रोक करके आप उसकी जांच भी करेंगे कि जो हमने सुनाया वो बच्चे ने सुना कि नहीं सुना। चलिए आपने 7 बिंदु लिखा, अब 8वें बिंदु में लिखेंगे, नंबर 8 में लिखना है कि कहानी के अंत में उस कहानी से प्राप्त होने वाली शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सद्वृत्तियों के विकास के उद्देश्य की पूर्ति हमें अवश्य करानी चाहिए। यानी होता है ना, मोरल ऑफ स्टोरी हम बताते हैं, जैसे कहानी सुनाने के बाद उसका मोरल क्या है, उससे हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई, इसके बारे में हमें अवश्य चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहानी सुना दिए और फिर क्लास इन कर दिए। कहानी का उद्देश्य क्या था, आपने कहानी का चयन क्यों किया, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, इसके बारे में भी आपको विशेष रूप से क्लास में चर्चा करनी है, बात करनी है। चलिए आप 8 हो गया, आप लिखेंगे आप 9वें बिंदु में, 9वें पॉइंट में आपको लिखना है कि अध्यापक को स्वयं सुनाई जाने वाली कहानी में रुचि लेनी एवं दिखानी चाहिए ताकि वह स्वयं को भी रोचक लगे। यानी जिस कहानी का आप चयन कर रहे हैं, जिस कहानी को आपने सुनाने के लिए चयन किया है, उसके अंदर आपकी भी रुचि होनी चाहिए, तभी आप रुचिपूर्ण ढंग से कहानी को सुना पाएंगे। यदि उस कहानी में आपकी खुद रुचि नहीं है, स्वयं रुचि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, बेहतर तरीके से कहानी को सुना नहीं सकते हैं, बेहतर तरीके से कहानी को रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते हैं। चलिए कितना 9 हुआ था, आप लिखेंगे 10वां बिंदु में।
10वें पॉइंट में आपको लिखना है कि कहानी या कथा सुनाते समय कथानक का क्रम जो है भंग नहीं होने देना चाहिए। यानी जब हम कहानी सुना रहे हैं तो जो हमारा क्रम चल रहा है वो क्रम लगातार होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। जिससे क्या होगा कि बीच में आप कथानक को ब्रेक करते हैं तो बच्चे कहानी को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाएंगे, बेहतर तरीके से उसे सुन नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ 10 बिंदु आप सभी के लिए लाया थे जो कि कहानी आप बच्चे को कैसे सुनाएंगे, कहानी सुनाने का आपका प्रकार कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप बच्चों में जो है कहानी को सुना करके रोचकता ला सकते हैं। तो चलिए हम तो यहाँ बात कर लिए कहानी कैसे सुनाना चाहिए। अब हम यहाँ पर आप सभी के लिए 2 कहानी लेकर आए हैं। अब आपका दायित्व ये बनता है कि आप कहानी को सुन कैसे रहे हैं। तो इस दोनों कहानी को आप ध्यान से सुनिए और अपने क्लास में भी जब आप क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो इस कहानी को जरूर आप अपने बच्चों के बीच साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए कहानी को हम सुनते हैं। आप सभी के लिए जो मैंने पहली कहानी का चयन किया है उस कहानी का नाम है गुरु का स्थान। क्योंकि आप सभी भविष्य में गुरु बनेंगे, शिक्षक बनेंगे और वर्तमान में भी आपके बहुत सारे गुरु हैं। तो आप गुरु को किस स्थान पर रखते हैं, गुरु का स्थान आपके हृदय में क्या है, इसी के ऊपर ये कहानी क्या है बेस्ट है। कहानी का शीर्षक है गुरु का स्थान। कहानी शुरू होती है एक राजा से। एक राजा था, उसे जो है पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। कहानी का आप शुरुआत देख लीजिए। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तो उसने क्या किया, एक बार अपने मंत्री परिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करने का आदेश दिया। राजा तो बस आदेश ही देते हैं, तो उन्होंने आदेश दिया अपने मंत्रियों से कि हमारे लिए एक बेहतर शिक्षक की व्यवस्था की जाए ताकि वो मुझे पढ़ा सके। अब राजा का आदेश था तो मंत्री को पालन करना पड़ा। उन्होंने अपने नगर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को जो है उन राजा के लिए लेकर आए और राजा ने क्या किया, उनसे पढ़ाई करना शुरू कर दिए। वो शिक्षक क्या करते, राजा को पढ़ाने के लिए रोज आते, राजा उनसे शिक्षा ग्रहण करते। लेकिन ये कार्य करते करते बहुत दिन बीत गए, कई महीनों बीत गए। यानी शिक्षक रोज आते, राजा को पढ़ाते, सीख के चले जाते, राजा रोज पढ़ते, लेकिन राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। यानी शिक्षक जो उन्हें पढ़ाते थे राजा को समझ में नहीं आता था। गुरु जो उनके आते थे, जो राजा को पढ़ाने के लिए जो गुरु आते थे, बहुत मेहनत किए, बहुत पढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन राजा को था कुछ समझ में नहीं आता था। तो हुआ कि राजा बड़ी परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि लगता है हमारे गुरु जी में ही कोई प्रतिभा नहीं है, तभी तो मुझे पढ़ा नहीं पाते हैं। क्योंकि वो रोज आते हैं, रोज पढ़ाते हैं, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे गुरु ही क्या है, अयोग्य है। अयोग्य यानी कि उनके पास ज्ञान नहीं है। इसकी बात उन्होंने अपनी पत्नी यानी कि रानी से कही कि जो गुरु आते हैं उनके पास ज्ञान ही नहीं है, वो हमें पढ़ा ही नहीं पाते हैं, अब क्या किया जाए। तो रानी ने उनको सलाह दिया कि ये काम कीजिए, आप एक बार अपने गुरु से ही पूछ लीजिए, यानी कि अपने शिक्षक से पूछ कर देखिए कि वो आपको पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं। वो खुद बता देंगे कि उनके पास ज्ञान है या नहीं। तो राजा भी सोच के पड़ गया कि हम गुरु से कैसे पूछें। जैसे आप सभी कभी नहीं ना पूछ सकते हैं, मान लें कि आपके जो गुरु हैं आपको पढ़ा रहे हैं, तो कभी आप पूछ सकते हैं कि गुरु जी आपको ज्ञान है या नहीं। तो उसी तरह राजा भी सोच के पड़ गया कि हम गुरु से कैसे पूछें। फिर भी एक दिन हिम्मत करके उसने गुरु जी के सामने जो अपनी जिज्ञासा रख दी और कहा, हे गुरुवर क्षमा कीजिएगा, मैं कई महीने से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर इसका कोई भी लाभ मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गुरुजी थे वो बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिए। उन्होंने कहा, राजन इसका कारण बहुत ही सीधा सा है। तो राजा बोले कि गुरुवर कृपा करके आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राजा उनसे विनती करने लगा कि आप जितना जल्दी हो सके
इतना जल्दी इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए कि वो कारण क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि हे राजा, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप अपने बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप एक बहुत बड़े राजा हैं, आप हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और मेरा रिश्ता एक गुरु और एक शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, आपसे उच्च होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे आसन पर बैठाते हैं। बस यही एक कारण है जिससे आपको न तो कोई शिक्षा प्राप्त हो रही है और न ही कोई आपको ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात भी नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएं और स्वयं नीचे बैठे तो कोई कारण नहीं कि आप शिक्षा प्राप्त ना कर पाए। राजा को जो है यह बात समझ में आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और गुरुवर से क्या की, क्षमा प्राप्त की और उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और उनसे उच्च शिक्षा प्राप्त की। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यदि हम मोरल ऑफ स्टोरी की बात करें तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि हम रिश्ते, नाते, पद या धन किसी में भी कितने ही बड़े क्यों ना हो, हम अगर अपने गुरु को यदि उचित स्थान यानी अपने मन में अपने गुरु को स्थान नहीं देंगे तो हमें ज्ञान की कभी प्राप्ति नहीं होगी। अगर हम उनको आदर नहीं करेंगे, उनका महत्व नहीं देंगे, उनका यदि हम आशीर्वाद नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसीलिए आपके जो भी गुरु हैं उनका आप बेहतर से मान सम्मान करें, आदर सत्कार करें, तभी आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस कहानी में हम जान रहे थे गुरु के स्थान के बारे में। जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इस वीडियो में आप सभी के लिए 2 कहानी लेकर आए हैं, तो दूसरी कहानी आपकी है एक ऊंट और उसका बच्चा। दूसरी कहानी आप लिखेंगे एक ऊंट और उसका बच्चा, ये दूसरी कहानी है। इस कहानी का शुरुआत होता है जैसे कि कहानी का नाम से ही स्पष्ट है, एक ऊंट है और उसका बच्चा है और उन दोनों के बीच जो वार्तालाप हो रहा है उसी वार्तालाप को इस कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानी शुरुआत ऐसे होती है, एक दिन जो है एक ऊंट और उसका एक बच्चा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। बच्चा जो है अपनी माँ से बोलता है, यानी कि जो ऊंट का जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ यानी ऊँटनी से बोलता है। वो कहता है कि माँ, हमारी पीठ पर ये कुबर क्यों है? आप सभी जानते हो कि ऊँट के पीठ पर एक कुबर होता है। तो बोलता है कि माँ, हमारी पीठ पर एक कुबर क्यों बना हुआ है? तो उसकी माँ जवाब देती है कि हमारे पीठ पर कुबर जो है पानी को इकट्ठा करके रखने के लिए है, ताकि हम सभी रेगिस्तान में बिना पानी के भी जीवित रह सके। तो बच्चा जो है फिर सवाल करता है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो बार बार सवाल करते हैं। तो बच्चा पुनः सवाल करता है कि अच्छा बताइए, वो बोलता है कि अच्छा माँ ये बताओ, हमारे पैर का जो पंजा है वो गोल गोल क्यों है? जो आप देख रहे हो ऊँट का पंजा जो है गोल गोल होता है और बहुत होता है, सॉफ्ट होता है। तो बोलते कि हमारे पैर का पंजा जो है गोल क्यों है? तो उसकी माँ जवाब देती है, क्योंकि हमारे पंजे जो हैं हमें रेतीले जगह पर आसानी से चलने में मदद करते हैं। हमारे पैर के गोल पंजों की वजह से ही हम रेत पर बिना दिक्कत के एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, इसलिए हमारे पंजे जो हैं गोल हैं। तो फिर बच्चा उसका फिर पूछता है, अच्छा ठीक है ये बताओ, हमारे आँखों की पलकें जो होती है वो इतनी लंबी क्यों है? आप सभी देखे होंगे ऊँट के जो आँखों के पलकें बहुत लंबी होती है। और देखिए हमारी आँखों की पलकें इतने लंबे क्यों होते हैं? तो उसकी माँ ने जवाब दिया, हमारी लंबी पलकें जो है हमें रेत के धूल और बालू से
बचा कर रखते हैं ताकि ये हमारी आँखों में ना जा सके। जब बच्चा जो है इन तीनों प्रश्नों का उत्तर पा लेता है तो कुछ देर सोचने लगता है। बहुत देर सोचने के बाद बच्चा फिर अपनी माँ से बोलता है, अच्छा मैं ये बताओ, हमारे पीठ पर जो कुबर है वो पानी रखने के लिए है ताकि रेगिस्तान में सफ़र करने के दरमियान हमें कोई भी दिक्कत ना हो। हमारे पंजे गोल हैं ताकि हम रेत पर आसानी से चल सकें। और लंबी पलकें जो है वो तूफान के समय रेगिस्तान के धूल और रेत से हमारी आँखों को बचा कर रखते हैं। तो फिर हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? अम्मा के पास जो है इस बच्चे के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो आपकी ताकत है, आपकी ताकत, आपकी कुशलता और ज्ञान, ये सब कुछ बेकार है यदि आप सही जगह पर नहीं हैं। यानी मोरल ऑफ स्टोरी आप क्या समझे? आपके पास जो ताकत है, आपकी जो कुशलता है, आपके पास जो ज्ञान है, वो सब ज्ञान क्या है? बेकार हो जाते हैं यदि आपकी जगह जो है आप सही जगह पर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए कोशिश करें जितना आपके पास ताकत है, जितना आपके पास ज्ञान है, उसी ज्ञान के अनुसार ही आप जगह का चुनाव करें। तो इस वीडियो में हमने आपके दो कहानी जाना और लोकल स्टोरी के बारे में भी, कहानी किसे कहते हैं, लोकल कथाएं क्या होती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से जान रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड EPC 1 के बाकी यूनिट को आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। इस वीडियो को और कहानी को पूरा देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद।